हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मुझे पता है आपके हाल समाचार अच्छे नहीं हैं, बट आज भी लाइव आकर मैंने आपके डर को दूर करने की कोशिश की थी और टेलीग्राम पर भी एक पोस्ट डालकर मैंने आपके डर को दूर करने की कोशिश की थी कि भैया 5% फॉल को पुल बैक कहते हैं और हमारा इंडियन मार्केट जो निफ्टी है वो 5% भी नहीं गिरा है। तो यानी हम अभी पुल बैक में भी नहीं आए हैं। ये बात अलग है कि यूएस का नेस्डेक करेक्शन में घुस चुका है, जापान का निक्की बियर मार्केट में घुस चुका है, ये सब करेक्ट है। लेकिन आज जो मेन है, हम बात करेंगे पहले यूएस मार्केट की, फिर जापान के कैरी ट्रेड के बारे में, वॉर के बारे में, इंडिकेटर के बारे में जो रिसेशन बता रहा है, विक्स के बारे में। और इन पॉइंट को समझने के बाद हम बात करेंगे बाय सेल होल्ड क्या करें, इंट्राडे स्विंग क्या करें और इन्वेस्टमेंट में जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, इनको क्या करें। यानी पूरे पॉइंट को वन बाय वन कवर करेंगे। चीजों को कवर करने के साथ साथ हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग को स्मूथ कर सकते हो, लेकिन वो लास्ट में। और साथ में मैं बता दूं कि हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास 10 अगस्त से शुरू हो रही है, जहां पर एक कदम नौकरी से आजादी की तरफ, एक कदम सेकंड अर्निंग की तरफ। चूंकि 15 अगस्त आ रहा है, तो उसके कारण हम 10 अगस्त की मास्टर क्लास में बहुत मेगा ऑफर दे रहे हैं। तो स्मार्ट मनी की मास्टर क्लास, स्मार्ट मनी जो आपसे आपके पैसे को छीन लेता है, तो वो कैसे छीनता है, आपको भी स्मार्ट मनी की तरह सोचना सिखाएंगे, ट्रेड करना सिखाएंगे। कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए, जिससे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कर सकेंगे। और जो ये मार्केट में गिरावट हो रही है ना दोस्त, बहुत सारे लोगों को बेच के पैसा ही कमाने नहीं आता। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंट्राडे स्विंग पोजिशनल में। तो सीट बुक कर लेंगे तो आप बिंदास ट्रेडिंग सीखेंगे, तो इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कर पाएंगे बिना डरे। मौका हाथ से ना जाए, ऑफर ले लीजिए, क्योंकि ऑफर फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए ही, सबको नहीं मिलेगा। और कॉल करके हमारी क्लास में आपका स्वागत है, जहां एक कदम आजादी की तरफ। बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 0.25 कर दिया। आपको भी पता है, पहले 0 से 0.1 था। 2008 के बाद पहली बार येन का इंटरेस्ट लेवल इस पर पहुंचा है। और असर कहां दिखा? कैरी ट्रेड पर। करेंसी मार्केट में इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का बहुत यूज होता है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ट्रेडर्स ने क्या किए, कैरी ट्रेड के अपने सौदे को काटना शुरू किया और सीधा असर दिखा ग्लोबल मार्केट पर। आमतौर पर कैरी ट्रेड में इन्वेस्टर उस देश में कर्ज लेता है जहां इंटरेस्ट रेट कम होता है और डॉलर के मुकाबले करेंसी बहुत कमजोर। और यह स्थिति कहां रही? येन के साथ रही। फिर इन्वेस्टर कर्ज के पैसे को उस देश में इन्वेस्ट करता है जहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। और आमतौर पर उभरते मार्केट में इंटरेस्ट रेट विकसित देश के मुकाबले ज्यादा होता है। और इस ट्रेडर को कम इंटरेस्ट रेट पर कर्ज लेकर उस पर ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका मिलता है। इसको क्या बोले? कैरी ट्रेड। सबसे ज्यादा ट्रेडर कैरी ट्रेड के लिए येन में कर्ज लेते रहे। इसकी वजह, येन में उतार चढ़ाव कम। तो यहां पर जापान में इंटरेस्ट रेट नाम मात्र का, स्थिति बदल गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के संकेत मिल गए। तो इन्वेस्टर ने देखा, भैया अब कल्टी करो, जापान से कल्टी करो, ठीक है। और जापान से कल्टी करो तो अमेरिकी मार्केट भी लुढ़क गई। येन के रेट में बदलाव का असर अमेरिकी शेयर पर दिखा। इससे संकेत यह मिला कि आगे अमेरिकी और विकासशील देश, जो डेवलपमेंट देश है, एसेट की कीमत पर असर दिखेगा। कहां से? जापान की मॉनेटरी पॉलिसी से। हाल में येन की कीमत बढ़ने से ट्रेडर पर येन में लिए गए अपने कर्ज को चुकाने का भी दबाव बढ़ गया। इससे क्या हुआ? उन्होंने अमेरिका में बेचना शुरू किया, अमेरिका में गिरावट आई, ठीक है। और 2 अगस्त को सबसे बड़ी गिरावट दिखी, जब डाउ जोन्स 300 पॉइंट से ज्यादा गिरा। नेस्डेक में भी 2.5% की गिरावट दिखी। चारों तरफ गिरावट दिखी। यहां पर एक चीज और है कि जो अमेरिका का नेस्डेक है, उसमें भी बहुत सारे जो लो इंटरेस्ट पे लेकर हेज फंड है वो ट्रेड करते हैं। तो नेस्डेक में भी आपने गिरावट देखी। तो हम थोड़ा सा पहले निक्की देख लेते हैं, फिर बाकी इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं। तो जापान की निक्की को देखते हैं। तो आप निक्की देख पा रहे हो, ये मेजर सपोर्ट को तोड़ा है। और अब अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करते हैं, तो ये सपोर्ट लेवल के आजू बाजू खड़ा है, जहां से बाउंस किया है, ठीक है। अभी कुछ और न्यूज भी है, उस पर भी आएंगे। कोई भी समरी मत बनाइएगा जब तक पूरी कहानी को मत सुनिए। तो ये हुई एक बम्पर मंदी जापान के मार्केट में। और इसी के कारण क्या कहा गया यहां कि भैया जापान का जो मार्केट है बियर मार्केट में तब्दील हो चुका है, क्योंकि 20% से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं पर अगर हम नेस्डेक पे नजर डालते हैं, तो आप नेस्डेक में देखोगे कि ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी करके गिरावट थी, बट वो जो 2 दिन की गिरावट थी वो गैप डाउन थी। अब
यहां पर अगर आप देखते हो अगेन, तो जो इसका सपोर्ट लेवल है जहां से ये तेजी हुई है वो ये लेवल है। तो निक्की में भी सपोर्ट से तेजी, यहां भी सपोर्ट से तेजी, यानी दोनों एक मेजर लेवल के पास खड़े हैं। अब हम डाउ जोन्स को देख लेते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं उसको लास्ट की कहानी से जब हम समरी करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि हमने ऐसा क्यों बोला है। तो डाउ जोन्स के चार्ट को हम लोग देख लेते हैं। सेम कहानी, डाउ जोन्स में तो दबा के गिरावट है और डाउ जोन्स में कहीं भी रिकवरी आप दूर दूर तक नहीं देख पा रहे हो। तो अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो ये एक सपोर्ट था जहां से तेजी हुई, फिर ये सपोर्ट जहां से तेजी हुई, तो मोटा मोटा इस सपोर्ट को अभी तोड़ा है। ठीक है, अगर इसके मेजर सपोर्ट लेवल की तरफ हम नजर डालें तो मेजर सपोर्ट लेवल आप यहां पाओगे। तो यानी मोटा मोटा ये 38,933 के पास चल रहा है, बट ये सपोर्ट लेवल टूटा हुआ है। तो आपने देखा कि जापान के मार्केट में भी गिरावट हुई और यहां भी गिरावट हुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो लोगों को कर्ज भी चुकाना है, कर्ज लिया है। दूसरा, लोगों को लगा अब यहां धंधा चलना नहीं है तो भैया धंधा बंद करो, तो भैया पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करो। तो इस तरीके से निक्की गिरा। और जापान के साथ साथ सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ, जो एशिया पैसिफिक के दूसरे मार्केट थे वहां भी बम्पर गिरावट देखी गई, चाहे वो साउथ कोरियन मार्केट हो। तो अगर हम कोरिया के बेंचमार्क इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, कोस्पी, उसमें 8% से ज्यादा की गिरावट हुई और कुछ देर के लिए ट्रेडिंग को रोकना तक पड़ गया। और ये आज की बात बता रहा हूं। ताइवान का जो मार्केट है टाईएक्स, वो भी 8.4% गिरकर बंद हुआ, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। ऑस्ट्रेलिया का S&P/AS200 इंडेक्स में 3.6% की गिरावट हुई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 2.6% की गिरावट हुई। चीन के संघाई डिपॉजिट में 1.2% की गिरावट हुई। यानी आप ये समझ पा रहे हो कि एक जापान ने किस तरीके से अमेरिका को चपेट में लिया और किस तरीके से दूसरी कंट्री को चपेट में लिया। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, एक जापान के कैरी ट्रेड ने किस तरीके से यूएस को या एशियन मार्केट को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब अगर हम आए ईरान और इजराइल के बारे में, तो उसका टेंशन ऑलरेडी है और जिसके कारण TA35 इंडेक्स वहां भी आपने गिरावट देखी। लेकिन अगेन आप गौर करो एक प्यारी सी चीज, TA35 इंडेक्स देखो, तो ये कलर रेड नहीं, ये ग्रीन होना चाहिए था। ये ट्रेडिंग व्यू में कुछ इशू है क्योंकि नीचे की गिरावट के बाद इसने कुछ ना कुछ कवर किया है, बट ये कैंडल यहां पर गलत दिखा रहा है। तो पहले दिन गैप डाउन, दूसरे दिन गैप डाउन, बट कहानी ये है, पैनिक का माहौल में इसको नीचे के लेवल पे ही, जो इसने 1874 का लो बनाया है, इसको वहीं पर ट्रेड करते रहना चाहिए था। बट क्या हुआ, ये क्या 1874 के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है? आंसर है नो। 1874 का लो मार के अभी 1900 के पास ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स नीचे से रिकवरी हुई। और जहां तक ईरान इजराइल के वार की कहानी है, ये बहुत पुरानी कहानी है, आज की कहानी नहीं है, ऑलवेज की कहानी है। इजराइल हमास पहले से चल रहा था तो बड़ा इंपैक्ट नहीं दिखा, बट मार्केट को एक कैटलिस्ट चाहिए होता है, और जब 4-5 कैटलिस्ट एक साथ मिल जाएं तो भैया गेम बड़ा होता है। तो वो कहानी यहां पर भी दिख रही है। तो यहां पर अगर इसके चार्ट के हिसाब से देखें तो मेरा ये मानना है कि इसको लोअर लेवल पे ट्रेड करते रहना चाहिए था अगर वॉर की कहानी बहुत पास होती, बट वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो मीडिया में ये न्यूज़ थी कि मंडे की सुबह में हमला करेगा, फिर अब एक और मीडिया आर्टिकल आई है अगले दिन हमला करेगा। तो ये एक मीडिया का काम है, आर्टिकल लिखते रहना, लोगों को बस व्यू लेते रहना। लोग भी डरते रहते हैं, कोई बोल के तो हमला करता नहीं है। ये सबसे कॉमन सी चीज़ है कि हम आज करेंगे, सुबह के 7 बजे तुम्हारे यहाँ करेंगे, मंगलवार को करेंगे, सुबह के 9 बजे करेंगे। तो दीज आर द थिंग जहाँ सिर्फ स्पेकुलेशन है, और इस स्पेकुलेशन में रिटेल भाई डरते हैं। अब हम बात करें आज की, तो क्या हुआ, हमारा सेंसेक्स और निफ्टी क्रैश कर गया। इससे क्या हुआ, इंडिया विक्स 20 के लेवल को पार कर गया, 52% का उछाल। 2015 के बाद एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट। अब ये क्या है, सेंटीमेंट को बताता है, डर का माहौल, इसे डर का इंडेक्स कहा जाता है कि मार्केट में भैया लोग कितना डर रहे हैं। और यहाँ पर मार्केट के का जो चलने की तरीका है और विक्स, दोनों में सास बहू का रिश्ता है। यानी कैसे, दिखाता हूं। अब ये देखो, इंडिया विक्स बढ़ गया और हमारा स्टॉक मार्केट गिर गया, तो ये सास बहू का रिश्ता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी, यहां पर ये 20 के लेवल को क्रॉस कर गया ना,
तो यहाँ पर ये एक बहुत ही पैनिक का माहौल है, जहाँ पर अगर ये विक्स और बढ़ेगा तो मार्केट में आप और गिरावट देख सकते हो मार्केट के पैनिक के लेवल पर। तो ये हो गई विक्स की कहानी। तो इस तरीके से आपने वॉर को भी देख लिया, विक्स को भी देख लिया। अब हम आते हैं यूएस मार्केट पे। यूएस मार्केट को गिराने में जापान का हाथ है, ये तो आप समझ ही गए। बट वहीं पर आज एक फेक न्यूज आई फेड की मीटिंग की। ठीक है, अमेरिकी मार्केट में आप गिरावट देखें तो न्यूज आई कि अमेरिका में मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी हो सकता है और कुछ अर्जेंट मीटिंग होने वाली है। यहाँ तक कि मैं भी उस फेक न्यूज को सच्चा मान लिया था, जिसके कारण मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया। फिर मैं जब गूगल किया, क्योंकि तब मैंने देखा तो वो न्यूज़ हटाई। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि फेड वालों को ये काम नहीं रह गया है कि तुरंत, क्योंकि कुछ ऐसा बहुत बड़ा कहानी नहीं हुआ है कि जहाँ पे इस तरीके से पैनिक हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये ज़रूर है कि अब फेड का रुख आक्रामक हो सकता है। सितंबर में इंटरेस्ट रेट में कमी का सिलसिला शुरू हो सकता है, और सितंबर में भी थोड़ा कम करें, दिसंबर में भी थोड़ा कम करें, ऐसा हो सकता है। बट मजे की चीज़ सोचने की कोशिश करो, फेड वाले कितने गलत साबित हुए। क्योंकि अगर हम लोग देखें अमेरिका पे तो क्या हो गई, बेरोजगारी, आदमी को काम ही नहीं है, बेरोजगारी का डाटा भयंकर वाला बढ़ता जा रहा है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा घटता जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, अमेरिका को रिसेशन की तरफ जाने का इशारा कर रहा है कि अमेरिका रिसेशन की तरफ घुस रहा है। तो ये सब डेटा मिल गए, इधर से कैरी ट्रेड वाली कहानी आ गई, तो सब मिलके अमेरिका पे अटैक कर दिया कि भैया अब ये भी गिरेगा, और वो गिर ही रहा है। जिसमें आपने यहाँ पर मैंने टेलीग्राम में क्या दिखाया, नेस्डेक करेक्शन के फेज में आ चुका है, क्योंकि 10% से ज़्यादा गिर चुका है, राइट। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, अब गोल्डमैन सैक्स का मानना है, जेपी मॉर्गन का मानना है, सिटी ग्रुप का मानना है, ये सब ब्रोकिंग हाउस है जिनका उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। बट सोचो, एक तो अमेरिका में इलेक्शन सामने है, नाटक शुरू हो चुका है। अमेरिका की हिस्ट्री आज की नहीं है, ये फेड की इलेक्शन की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, जहाँ पर ऐसे ही नाटक चलते रहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें तो इतने पढ़े लिखे लोग 2 दिन पहले आकर बताए सब सही है, ऐसा है, वैसा है, और 2 दिन के बाद अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है। मैं जापान की कहानी को भी छोड़ दूं तो बेरोजगारी का डाटा, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा देख लो। तो ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो डेटा पता है, जिसके बारे में बात नहीं कर रहे, हर बार आके बस एक नया गोटी देकर लोगों को चले जा रहे हैं। बट वो गोटी इस बार काम नहीं की। इन दोनों को भी एक कैटलिस्ट मिल गया, उसका नाम था कैरी ट्रेड। मेरे को लगता है जिस तरीके से बेरोजगारी का डेटा और मैन्युफैक्चरिंग का डेटा उतना इंपैक्ट नहीं करता जितना इंपैक्ट यहां से इस जापान के डेटा ने कर लिया, इसको भी एक कैटलिस्ट मिल गया। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में भी गिरावट नहीं हो रही थी, उसको भी एक कैटलिस्ट चाहिए था, कोई गिराओ कोई गिराओ। तो वहां पर हमारे मार्केट के लिए इतने सारे कारण बन गए, यहां पर यूएस के लिए ये कारण बन गए। तो यहां पर अब माना जा रहा है कि भैया मीटिंग होगी, कुछ फैसले लिए जाएंगे और वो मार्केट को सपोर्ट करेगा। बट जो मार्केट में न्यूज आई कि इमरजेंसी मीटिंग होनी है, वो गलत है, वो फेक है, उससे दूर रहिएगा। वहीं पर अब इंडिकेटर की बात कर देते हैं। बफेट इंडिकेटर भारत के मार्केट कैप टू जीडीपी को बताता है। इस इंडिकेटर ने दिखाया कि भैया हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट हो हाई वैल्यूएशन पर है, तो यानी गुब्बारा भर गया था, छुओ फटने पे था, और मार्केट को कैटलिस्ट चाहिए था छूने वाला, वो छूट गया। वहीं पर बफेट सर ने क्या किया, 50% एप्पल शेयर बेचा, वो भी टॉप पर। वहीं पर अभी आपको एक चीज बोला क्या, मंदी के दौर में आशंका बढ़ गई, तो एक मंदी का संकेत दे देता है, उसको बोलते हैं साहम रिसेशन इंडिकेटर। वो 0.5% से ऊपर है, ठीक है। अब वो कैसे ट्रिगर्ड हुआ, वही बेरोजगारी के डेटा से ट्रिगर्ड हुआ। तो इस तरीके से ये डेटा आके कह रहे हैं कि भैया मार्केट में गिरावट के संकेत है, ठीक है। तो ये कहानी इस तरीके से यहां पर बनी, जो आपने समझा कि क्या क्या हो रहा है, कौन एक दूसरे को आके धक्का दिया, और ये पूरी कहानी बनी, ठीक है। अब ये पूरी कहानी तो आप समझ चुके हैं। अब आता है हमारा सवाल, करना क्या है, राइट, करना क्या है। इन वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए, कम से कम 5000 लाइक बनता है। अब देखिए, पहले हम इंट्राडे स्विंग से शुरू करते हैं। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आते हैं तो एक सबसे सिंपल और सीधी कहानी है कि ये जो कैंडल है, ये कौन से दिन वाला है, बजट के दिन वाला है, जो 24,074 का लो लगा था, और ये एक इंपॉर्टेंट था। मार्केट आज उसके नीचे बंद हुआ है, और वहीं पर 24,200 का एक रेसिस्टेंस है। तो मोटा मोटा ये इसके एक रेसिस्टेंस लेवल बन गए, ठीक है, जिसके नीचे हम मानते हैं कि मार्केट कमजोर है। बट
चूंकि आज की कैंडल भी न्यूज बेस मंदी के कारण है, तो इसीलिए जो 23,893 का लो है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी न्यूज बेस तेजी या मंदी होती है तो एज पर टेक्निकल उसका लो हाई इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जबरदस्ती बना होता है, टेक्निकल के कारण नहीं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये यहां पर देखना जरूरी है। अगर हम बैंक निफ्टी पे आते हैं तो बैंक निफ्टी पे नजर डालोगे तो जो इसका लो है 50,438 का, जो सपोर्ट था अब क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन चुका है। तो पहला रेसिस्टेंस ये और दूसरा रेसिस्टेंस 51,200 का। तो इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस बना है। बट फिर बैंक निफ्टी में आज का लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा 49,719 का, क्योंकि अगेन ये न्यूज बेस के कारण बना है कि आज का लो टूटे, इसके नीचे क्लोज हो तो मार्केट को एक नॉर्मल माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी न्यूज मार्केट को 2 दिन 3 दिन तक इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो चूंकि न्यूज फ्राइडे से चालू थी, करते करते आज हम मंडे आ गए, मंडे झेल के निकल गए। तो अब कल से जो मूवमेंट होगी वो नेचुरल होगी, टेक्निकल बेस पर होगी, एकदम सिंपल। बशर्ते कोई नया न्यूज बेस बम ना फूटे, लाइक वॉर हो गया, बम फूट गया, ये ना फूटे, तो ये टेक्निकल प्रॉपर से काम करेगा। और उस टेक्निकल प्रॉपर से काम करेगा तो आप उसके हिसाब से इंट्राडे और स्विंग में बाय सेल की पोजीशन कर सकते हो। चूंकि मार्केट में 3 मंथ 6 मंथ 9 महीने वाले लोग ज्यादा आए हैं, तो उन्होंने मार्केट में तो सिर्फ तेजी देखी है, उन्होंने मंदी जैसी चीज तो देखी नहीं है। ये देखो मार्केट भागता गया, तो उनको सेलिंग समझ में नहीं आती। तो जान ले मार्केट में बेच के भी पैसा बनता है, और बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि चढ़ने में इंसान एक एक कदम ऊपर जाता है तो थक जाता है, और गिरावट ऐसे नीचे आता है तो क्विकली पैसा बनता है। तो सेल करके भी पैसा बनता है। तो आपको इंट्राडे और स्विंग वाले को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंट्राडे स्विंग ट्रेड करके पैसा कमाने की, सिर्फ बाय करके नहीं, सेल करके भी कमाने की। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, स्मार्ट मनी मास्टर क्लास 10 अगस्त से शुरू हो रही है। इंडिपेंडेंस डे का मेगा ऑफर 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब सीखेंगे, और इस गिरावट में कैसे भयंकर पैसा कमाया जा सकता है, कैसे बॉटम के पास सोचा जा सकता है कि अब मार्केट रिवर्स करेगा, सब सिखाने वाले हैं। तो मौका हाथ से जाने मत दीजिए, कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए। बट आई विल रिक्वेस्ट थोड़ा सा कैरी ट्रेड जो स्विंग में होता है वो वही करें जिनके पास कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि आप मान लो आज कोई सौदा घर लेकर जा रहे हो, रात में कोई न्यूज आ गई, आपको तो कुछ समझ नहीं पड़ेगा, आपके हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे। लेकिन जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनको पता है मार्केट में इससे पहले क्या हुआ है, किस तरीके से न्यूज आई है, क्या कहानी आई है, तो उनके पास उतना फंड भी होता है, तो वो सब कुछ सोच समझ के करते हैं। तो ड्यू टू दैट रीजन कैरी ट्रेड यानी जो स्विंग में आता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आता है स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी चल रही है, आंख बंद करके चलाएं प्लीज, किसी सूरत में बंद मत कीजिएगा, किसी के कहे सुने में बंद मत कीजिएगा, पाप लिखेगा। जो आपको बंद करने बोलेगा उसको भी पाप लिखेगा, और आप बंद कीजिएगा आपको भी पाप लिखेगा। ठीक है, ये इसकी कहानी आज की नहीं है, इसकी कहानी है 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर की। तो प्लीज प्लीज और प्लीज कोई हालत में, बल्कि अगेन जिसका जैसे चादर ऐड कीजिए, गिरते जाए ऐड करते जाइए, गिरते जाए ऐड करते जाइए। अब हम आते हैं स्टॉक पे, इसमें ध्यान से समझिएगा। जब स्टॉक की इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, चूंकि एक तो बजट में क्या हुआ है इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, बजट में किस किस सेक्टर पे फोकस किया गया है, और गिरावट वाले मार्केट में कौन कौन से शेयर स्ट्रांग रहते हैं, आपको उस पे फोकस करना है। फिर से रिपीट करता हूं, गिरावट वाले मार्केट में कौन कौन से शेयर स्ट्रांग रहते हैं, आपको उस पे फोकस करना है। उससे बड़ा हीरो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। और यहां पे भी जैसे अभी तक हमने क्या बोला, हम तो पुल बैक की ही कंडीशन में नहीं पहुंचे, हम तो 5% भी नहीं गिरे। ठीक है, हम तो 5% भी नहीं गिरे। तो आपको तो टेंशन ही नहीं लेना चाहिए। मतलब हमारा इंडियन मार्केट एफआईआई वालों को कह रहा है तुम रहो अपने घर, हमको टेंशन नहीं, हम अपन एंजॉय कर रहे हैं। तो वहां पर अपने को कहानी क्या करनी है, अगेन हमारी चादर कितनी है, हमारे पॉकेट में पैसा कितना है। तो
तो भैया 5% गिरावट में ऐड कीजिए, फिर 10% में, फिर 15% में, फिर 20% में, फिर 25% में। अब ऐसा क्यों बोला? सबसे पहले ये सोचो, ये 20 से 25% की गिरावट कितनी बार आई है? तो 4 से 5 बार, बराबर। तो ये तो बहुत रेयर है, ऐसी कोई कहानी है नहीं। तो हम कहां से कहां तक आएंगे? 5 से 15% तक में आएंगे। तो अपने पैसे को बांट लीजिए। 15% भी बहुत रेयर कंडीशन में पहुंचोगे मेरे दोस्त। 5 से 10% में पैसे को बांट लो, आराम से लगाओ, पैसे कमाओ, और ये मौका हाथ से जाने बिल्कुल मत दो। मार्केट में बहुत वीडियो, बहुत फलना, बहुत आर्टिकल दिखेंगे, सिर्फ डराएगा। आप डरोगे इसलिए कि आप नए हो, आपको एजुकेशन नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है। आप दूसरों की सुनोगे और पैनिक में सारा बंटाधार कर लोगे। तो इस बात का पूरा ध्यान रखो, जहां पर बजट में जहां का किया गया है वो शेयर पे लगाओ। अंडर वैल्यू शेयर पे पैसा लगाओ, अंडर वैल्यू, महंगे शेयर नहीं, अंडर वैल्यू। और साथ में इस गिरावट में जो मजबूत खुट्टा गार के खड़े रहे, खुट्टा गार के खड़े रहे, उन पे पैसा लगाओ। तो आपको पूरी फिल्म और पूरा नरेशन मिलेगा बिना किसी डर के। तो डरना मना है, बल्कि मैंने पूरी फिल्म दिखा दी। आई होप आपको पूरा मजा आया होगा, कोई डर नहीं लगा होगा, और आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए फॉलो करेंगे। वीडियो को भी शेयर कर देंगे। जो लोग डरते हैं उनका भला होगा, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, ठीक है। और आप कमेंट में बता दीजिए, हमें आशीर्वाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करते रहिए।